सोचिए, एक तरफ है धरती, अपना समुदाय, अपनी जिंदगी, और दूसरी तरफ शोषण, सिर्फ मुनाफा और बंधन। आज हम अश्विनी कुमार पंकज के बहुत ही दमदार उपन्यास माटी माटी आरकाटी की दुनिया में उतर रहे हैं। ये कहानी है इन्हीं दो ताकतों के टकराव की। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इन्हीं दो शब्दों में छुपा है, माटी और आरकाटी। देखिए, माटी का मतलब है अस्मिता, अपना समुदाय, हमारी जिंदगी, और आरकाटी उसका मतलब है शोषण, हिंसा और सिर्फ मुनाफा। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो आपस में पूरी तरह से टकराने वाली हैं। और यहीं पर यह उपन्यास हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। ये जो प्रोग्रेस या तरक्की हम कहते हैं, इसकी असली मानवीय कीमत क्या है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो इस टकराव को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले माटी की दुनिया को समझना पड़ेगा। मतलब ये जानना पड़ेगा कि आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, माटी का मतलब सिर्फ मिट्टी या जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, आदिवासी समाज के लिए ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति, उनका पूरा वजूद, सब कुछ इसी से जुड़ा है। ये एक गहरा, एक आध्यात्मिक रिश्ता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये असल में जीवन ही है। उपन्यास में इस बात को बड़े खूबसूरत तरीके से बताया गया है। एक जगह लिखा है, इस धरती पर उनसे ज्यादा ईमानदार, सरल और मेहनती कोई दूसरा नहीं था। साफ है कि उनकी जो गरिमा है, उनके जो मूल्य हैं, वो सब इसी मिट्टी से पैदा होते हैं। तो ये तो हुई माटी की दुनिया। अब बात करते हैं उस ताकत की जो इस दुनिया को कह सकते हैं कि निगलने के लिए आ रही है, और वो है आरकाटी व्यवस्था। समझने वाली बात यह है कि आरकाटी व्यवस्था कोई हादसा नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक सोची समझी मशीनरी जो मुनाफे के लिए इंसानों को बस एक चीज में बदल देती है। यहां आकर इंसान इंसान नहीं रहता, वो बस एक सामान बन जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सके। ये सिस्टम एक जाल की तरह काम करता है, और इसके 4 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले झूठे वादे, अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, खाना, सब कुछ। फिर फंसाने के लिए दिया जाता है एक छोटा सा एडवांस, और यही एडवांस एक ऐसे कर्ज का रूप ले लेता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है जानवरों की तरह काम, मतलब अमानवीय श्रम, और आखिर में पूरी तरह से गुलामी, एक ऐसा बंधन जहां से भागने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। इस सिस्टम की सोच कैसी है, ये उपन्यास के एक डायलॉग से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक एजेंट बड़ी बेबाकी से कहता है, सरकार चाहे जैसा एक्ट बना ले, हम व्यापार के पक्ष में हैं और हम कुली व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। मतलब साफ है, इनके लिए इंसान सिर्फ एक कुली है, एक बिजनेस है, और इस बिजनेस के सामने इंसानियत, कानून सब बेकार हैं। तो जब व्यापार, जब मुनाफा इंसानियत पर इस तरह हावी हो जाए, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा समाज अंदर से खोखला होने लगता है। इंसान की कीमत गिर जाती है, वो बस एक नंबर, एक मुनाफा बनकर रह जाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 100 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन इस कहानी में इस नंबर का मतलब दिल दहला देने वाला है। और ये है इस नंबर के पीछे की भयानक सच्चाई। उपन्यास में एक कैप्टन कहता है, एक कुली की मौत का मतलब है 100 रुपए का सीधा घाटा। सोचिए जरा, एक इंसान की पूरी जिंदगी की कीमत बस 100 रुपए। इस आरकाटी सिस्टम का जहर हर तरफ फैलता है। ये इंसानी जिंदगी को एक मामूली चीज बना देता है। महिलाओं के अधिकारों को तो जैसे कुचल ही दिया जाता है, बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, और जो समुदाय का पूरा ताना बाना होता है ना, उसे ये सिस्टम बिखेर कर रख देता है। और इस पूरी व्यवस्था में महिलाओं की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। उनका शोषण दोगुना होता है, एक तरफ आर्थिक शोषण और दूसरी तरफ यौन हिंसा। मतलब उनके अपने शरीर पर भी उनका कोई हक नहीं रह जाता। उनकी शारीरिक स्वायत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उपन्यास में जोगता नाम का एक किरदार है, और उसकी कहानी इस दर्द को एक झिंझोर देने वाली आवाज देती है। वो कहती है, भसुर ने देह नष्ट कर दी, उसके बाद जब भी उसका मन करता मेरी सास मुझे ही डांटती। ये दिखाता है कि शोषण की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं, जहां एक औरत अपने ही घर में अपनों के बीच ही महफूज नहीं है। ये जो हमला है ना, ये सिर्फ एक एक इंसान पर नहीं है। नहीं, ये हमला है आदिवासी समाज के दिल पर, उनके समुदाय की आत्मा पर। ये उस सामाजिक धागे को ही तोड़ देता है जो उन सबको एक साथ बांध कर रखता है। और ये होता कैसे है? धीरे धीरे, एक एक करके सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं। पलायन की वजह से परिवार बिखर जाते हैं,
घर के बुजुर्ग अकेले छूट जाते हैं। सरहुल और कर्मा जैसे जो उनके सांस्कृतिक त्योहार हैं, जो उनकी पहचान का हिस्सा हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जो एक साथ रहने की भावना थी, वो टूट जाती है। लेकिन इतनी तबाही, इतनी अमानवीयता के बावजूद इंसान के अंदर की जो आत्मा है ना, उसे पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता। और ये उपन्यास हमें उम्मीद की, प्रतिरोध की एक बहुत मजबूत चिंगारी दिखाता है। इस कहानी के केंद्र में है जिजीविषा की भावना। अब ये जिजीविषा क्या है? ये सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा नहीं है, नहीं, ये हर तरह के जुल्म के खिलाफ लड़ने की एक कभी न हारने वाली एक अटूट ताकत है। कह सकते हैं कि यही आदिवासी समाज की आत्मा है। और ये जो प्रतिरोध है, ये सिर्फ एक सोच या भावना बनकर नहीं रह जाता, ये एक्शन में बदलता है। हम देखते हैं कि किरदार अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ने को संगठन बनाते हैं, ठेकेदारों का मिलकर विरोध करते हैं और अपने जैसे दूसरे मजदूरों में जागरूकता फैलाते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि हाँ, इंसानियत को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। और आखिर में ये उपन्यास हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी संदेश के साथ छोड़ जाता है कि सच्चा विकास वही है जिसमें मनुष्य, उसकी माटी और उसकी गरिमा सुरक्षित रहे। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी तरक्की की, हमारे विकास की परिभाषा सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।